हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम इतिहास के 9th क्लास का दूसरा पार्ट जो है यूरोप में समाजवाद और समाज रूसी क्रांति, जिसका हम आज करेंगे पार्ट नंबर दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले में हमने बात करी थी इसके आधे भाग की, अब हम इसका आधा भाग करेंगे दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में चैप्टर को करेंगे ख़त्म। तो फ्रेंड्स, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था कैसी थी उस जगह की, क्या था, मतलब वहाँ पे कैसे करा करते थे खाना पूर्ति अपनी, ये मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा जानेंगे और उनके समाज के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले टॉपिक की इस पार्ट के। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी में जुड़ा हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रूस की जो 85% आबादी थी ना, वो सब खेती बाड़ी करते थे, किसानी लोग थे ज़्यादातर। और साम्राज्य की लगभग 85% जनता थी जो आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। क्या करती थी वो, खेती से ही अपना खाना पूर्ति कर दी थी। अपने इनके स्कूल के बच्चों के लिए अगर स्कूल पढ़ा रहे हैं तो वो इसी से ही खर्चा निकाला करते थे, खेती कर ही खेती करते थे, तब जाके जो उससे पैसे आते थे तो वो स्कूलों की फीस दिया करते थे इसी से ही। ठीक है फ्रेंड्स, रूसी साम्राज्य में किसान अपनी ज़रूरतों के लिए साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। जितनी उनको ज़रूरत हुआ करती थी उससे ज़्यादा पैदावार कर देते थे और पैदावार करके वो अपना अनाज बाज़ारों में बेच दिया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाज़ार में इस अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक रूस था। ठीक है, उद्योग बहुत कम थे उस टाइम के, जब उस टाइम था उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ये जगह थी जो वो बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क फैलाया जा रहा था। उस टाइम जब रेल नेटवर्क फैलाया जा रहा था तो 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क फैलाया जा रहा था। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपति निजी संपत्तियों के थे, जो खुद के थे। उनके जो उद्योगपति थे ना, ज़्यादातर कारखाने उनके खुद के थे। मजदूरों का रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की गई थी और भी तरह तरह की व्यवस्था की गई। कुछ मजदूर अपने स्थायी रूप से ही बस चुके थे, मतलब जो आए हुए थे मजदूर जो मूल निवास माना करते थे, तो कुछ मजदूर थे वो अपने आप को उसी जगह का मानने लगे थे फिर, जहाँ वो अपना कार्य करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 में से 3%, मतलब तीन लेडी से काम करेगी तो मर्दों के साथ, तो उसके मुकाबले ये बताई गई थी कि 3 महिला काम करेगी 10 में से 3। जो समस्या इनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था। ये बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम। ठीक है, और देहाती ज़्यादा ज़मीन पर किसानों खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों राजशाही और अथॉरिटिक चर्च का कब्जा था। मतलब ये क्या है, किसान तो खेती कर रहे थे पर सबसे ज़्यादा कब्जा इन बड़े बड़े निजी कंपनी वालों का था और चर्च का था, और राजशाही राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम, तो उनका था ज़्यादातर इन पर कब्जा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मतलब जो गैर कानूनी बनी हुई थी, 1914 से पहले की बात कर रहे थे अभी हम, कि कैसे फैक्ट्रियां बसी हुई थी, गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, जनताओं पे अत्याचार किया जा रहा था। पर अब हम बात करेंगे 1914 के बाद की। ठीक है, मार्क्स ने विचारों को बनाने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेसी वर्कर पार्टी का गठन किया गया था उस टाइम। तो उस टाइम जब वे पार्टी आई, अस्तित्व में आने लगी, तो क्या करा इन्होंने, उन लोगों को लेने शुरू कर दिया, अपने और आकर्षित करने लग गई ये जो मजदूर हुआ करते थे। ठीक है, ये एक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी, जो क्या है, श्रमिकों के लिए लड़ा करती थी ये पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। सोचिए कि कितनी बड़ी बात होगी जब इस पार्टी का पर्सनली अखबार आ रहा है। तो उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किया करती थी कि हड़ताल की जाए इस चीज़ के ऊपर, ये मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसके ऊपर हड़ताल कर दी जाती थी, आंदोलन कर दिए जाते थे। 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी, समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन किया।
जब क्या करा उन्होंने गठन शुरू कर दिया, नई पार्टी आ गई, उसने गठन शुरू कर दिया, अपना समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर दिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। जो इन्होंने सामंतों ने क्या कर रखा था, कब्जे कर रखी थी ना, किसानों की आधे से ज्यादा जमीनों पे इन्होंने कब्जा करा हुआ था। तो इस पार्टी ने बोला कि इसको आजाद कर दिया जाए, फौरन इनको रिहा करके इनको दे दी जाए कि इनकी ये जमीन है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं उथल पुथल का समय। 1905 की क्रांति, ये एक नया टॉपिक आता है अब। तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 में 4 का एक साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। जो वास्तविक जो वेतन था ना उसका 20% की गिरावट आ गई। इतनी तेजी से क्या हो रहा था, बहुत तेजी से महंगाई हो रही थी उस टाइम। तो क्या करते लोग बाग, यही उनको रहना पड़ रहा, खाना पड़ रहा, मजदूर करके करने पड़ रही उन्हें भी, तब भी ये करना पड़ा ना। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्य का आयोजन आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया था। तो तब क्या करा था इन्होंने, एक नई सभा उठ बैठा ली। उसमें उनको क्यों हटाया गया, इस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ाई करी, अपनी पार्टी को संगठित करा। अब तुम्हें पता है कि पार्टी क्यों खड़ी हुआ करती है, किसी गलत बात पार्टी क्यों खड़ी हुआ करती है, अपने हक के लिए खड़ा होती है कि हक दो उस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, दो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटरसन के 1100 मतलब 1,10,000 सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूरों को काम का घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाए, वेतन से वृद्धि, कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने बोला कि हमारे को ज़्यादा टाइम का काम ना मत दो, 8 घंटे। और देखा जाए तो 8 घंटे से ज़्यादा का काम करना भी नहीं चाहिए और ना करवाना चाहिए मजदूरों से, क्योंकि हर इंसान है, मशीन तो है नहीं ना वो। इसी दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, वो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। जब ये क्या पहुंचा था, विंटर पैलेस पे पहुंचा, तो क्या करा पुलिस ने, पुलिस को तैनात कर रखा था उन्होंने वहां पे, तो मजदूरों पे उन्होंने हमला बोल दिया। पर इसके अगले कुछ टाइम बाद क्या हुआ था कि इस घटना से 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। जो इतिहास के अंदर इस रविवार को माना जाता है कि खूनी रविवार था। 1950 की क्रांति की शुरुआत किसी घटना से हुई। जो ये घटना हुई थी ना, इसी से ही क्रांति शुरू हो गई थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं नए टॉपिक की, पहला विश्व युद्ध और साम्राज्य। 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। जब क्या था, जब पहला विश्व युद्ध छिड़ रहा था ना, जब हो रही थी फाइटें, मतलब लड़ाइयाँ हो रही थी, तो क्या थी, 2 समूह के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक खेमे में मतलब एक समूह में जर्मनी और ऑस्ट्रिया तुर्की, ठीक है, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो चुका था। ये खेमे जो दोनों थे आपस में बहुत ज़्यादा तरीके से लड़ रहे थे, और ये इसलिए फैल गया था ये बाहर क्योंकि ये बड़े बड़े साम्राज्य थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्धों को बाहर भी फैल गया था। इस कारण से इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाने लगा। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया तो ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जनता का समर्थन कम होने लगा। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम का था। ठीक है, 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया रूसी सेनाओं का भारी पराजय पड़ी। क्या ये हार मिली थी इनको, रूसी और ऑस्ट्रिया को, 1914 से 1916 के बीच। 1917 तक 17 लाख लोग मारे जा चुके थे, लेकिन
जब पीछे हटती रूसी सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों इमारतों को भी नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन सेनाओं के वहां टिक ना सके और फसलों को इमारतों के विनाश से शुरू रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे, जिसके पास घर नहीं था, ना रहने की छत तक नहीं थी, उन पर 30 लाख से लोग से ज़्यादा ये लोग ऐसे हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे उस टाइम बहुत ज़्यादा। क्यों हुए थे? कि सेना ने इनके घर तबाह कर दिए थे, सारी इमारतें तबाह कर दी थी, जिससे कि और बाकी के लोग इनके घर आगे टिक ना सके। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, लेकिन समुद्री में जिस रास्ते में काम थे, विदेशी ऑस्ट्रियाई सामान आते थे, उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, जिससे कि आना जाना भी बंद हो जाए। तो क्या हुआ? उद्योग भी बहुत कम होते चले गए। जब आमदनी नहीं आएगी तो फाइट के लिए भी लड़ेंगे ही नहीं वो। ये क्या थी? युद्ध नीति बहुत खतरनाक तरीके से लड़ी जा रही थी। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी और अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। क्या करा? जो मजदूर हुआ करते थे, अच्छी सेहत वाले और भी लोग हुआ करते थे, सबको युद्ध में भेज दिया जाता था कि जाइए, आपकी अच्छी सेहत है, आप फाइट कीजिए, आप लड़ाई कीजिए। और क्या होता था? इस कारण से क्या हुआ? देश के अंदर मजदूरों की कमी पड़ने लगी। पूरे देश में जितनी भी हैं उसमें मजदूरों की कमी होने लगी थी। ठीक है फ्रेंड, अब क्या हुआ? जरूरी सामान, अब देखिए, जरूरी सामान वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों को पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेज दिए जाते थे, जिससे क्या हुआ कि देश भर में खान पीन के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगी। अब जो अनाज वो अपने सैनिकों को भेज रहे, तो हमारे देश का क्या हो रहा है? और सैनिकों को भी ज़रूरी है, हमारे देश के लोगों को भी ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा सैनिकों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि युद्ध तो वो लड़ रहे थे। तो बड़े बड़े क्या होने लगे? दंगाई होने लगे, बहुत दंगा होने लगे। 1916 की सर्दियों में, सर्दियाँ तो थी, मैं रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लग जाते थे। सर्दियों के टाइम में भी दंगे किए जाते थे उस टाइम भी।